एक बार रात को 4-5 अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी और सुबह पत्नी को सुनाई कि देखो मैंने 4-5 रचनाएं लिखी हैं पर अभी कच्ची हैं। पत्नी बोली गैस पे रख दूं, अभी पक जाएंगी। तो ये भी बहुत बड़े आयोजक हैं उपेंद्र भाई। एक बड़े आयोजक ने इनको बुलाया एक बार, बोले जी एक बड़ा कवि सम्मेलन करवाना, कितना खर्चा आएगा? उपेंद्र भाई ने कहा 7 कवियों के 2 लाख रुपए लगेंगे। आयोजक बोला जी 7 कवियों के 2 लाख, कुछ कम कर लो। इन्होंने 2 कवि कम कर दिए। तो इनसे निपटना बड़ा मुश्किल बात है वैसे, ये किसी को भी निपटा दे वैसा। अभी भी लाइव चल रहा है लेकिन कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। और ये मोबाइल अभी इतनी आवश्यकता बन गई है कि आपका मोबाइल अगर गलती से आपके मित्र के यहाँ छूट जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा जैसे अपनी भोली भाली गर्लफ्रेंड को इमरान हाशमी के पास छोड़ आए हो। स्थितियां, हम तो देखो, हमें तो ईश्वर ने अग्रवाल समाज में जन्म दिया। अग्रवाल समाज का आदमी 52 बुद्धि लेकर के पैदा होता है सुशील जी। वो एक बार एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफलाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोले जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल जी बोले उत्तर गया बाढ़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। और आप सब एक बार जोरदार तालियां उठाओ। हम तो, आप इतना बहुमूल्य समय अपना, इतने टीवी चैनल्स हैं, आज सुबह उठे 10 चैनल खोलें तो 12 बाबा प्रवचन करते मिलते हैं। और इतने व्यस्त समय में से आपने कविता के लिए समय निकाला है, मैं आप सबको नमन करता हूं। और हाँ, वरना आजकल बाबाओं की स्थिति ऐसी हो गई, एक पहुंच गया बाबा के समागम में, बोला बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी चमत्कार हो गया। बाबा ने तुरंत माइक दिया, पूरी संगत को बताओ क्या चमत्कार हुआ है। बोले बाबा जी 3 महीने पहले मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में मिल गई। बाबा ने तुरंत माइक वापस लिया। अच्छा, सारे चोर यहीं आते हैं वैसे। तो ऐसी स्थिति हो गई। एक वो दूसरे बाबा हमारे निर्मल बाबा, वो क्या कहते हैं, डोसा खाओ, चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। एक पहुंच गया उसके पास, बोले बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रखा करो, कर पानी शुरू हो जाएगी। तालियां वालियां जरा मिल करके बजाए उत्सव मने। मोहन भाई बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गए, हमारे कुंवारे कवि हैं। मैंने बहुत कोशिश की इनकी शादी करवा दूं, मामला फिट नहीं हुआ। एक जगह बात बढ़ते बढ़ते रवि भाई रह गई, कारण बताता हूं 4 पंक्तियों में। कि लड़की का बाप बोला लड़का बताओ कोई, लड़की का बाप बोला लड़का बताओ कोई, बेटी मेरी होनहार तन की इकहरी है। मैं बोला कमाने वाला विदेशों में जाने वाला, अपना ये मुंतजिर देश का प्रहरी है। 2 घंटे जो रोज कविता का बोझ झेल लेगी, एक एक कविताई सागर से गहरी है। बाप बोला कविता तो सारा दिन सुनाओ चाहे, बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है, बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है। ये सब बहुत मंजे हुए कवि हैं। वो अलग बात है, मैंने लॉकडाउन में इनमें से कईयों को बर्तन मांजते भी देखा है। तो स्थितियाँ ऐसी हैं। और शिवांगी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, वो जेल में काम करती है, मैं भी तिहाड़ में जाता रहता हूँ। तो जब मैं पहली बार तिहाड़ में गया तो वहाँ मैं स्कूटर पर गया, उस वक्त पुरानी बात है। तो मैं जब प्रोग्राम करके बाहर निकला, एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। मैंने उससे पूछा आप तिहाड़ में काम करते हो? बोला नहीं मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? नहीं, बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूं। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूं। मैं घबराया भाई साहब, जेब में 8500 रुपये रखे थे। मैं कहा कभी मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी घबराओ मत, घर जाके अपने 8500 पूरे गिन लेना। अरे मैंने कहा इससे कैसे पता चला? घबराहट दुगनी हो गई। तो उसी घबराहट में धर्मभाई में लाल बत्ती पार कर गया, एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपये का चालान कटेगा। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार चालान कटवाया। मैंने कहा रुपये चेक हो जाएंगे। मैंने रुपये गिने, पूरे थे, गिण के अंदर अंटी में लगाई, 100 का चालान कटवा के वो रखा। और जब उसे पीछे बिठा के चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। अरे मैंने कहा तेरे पास कहां से आए? तिहाड़ में तो सिक्के भी लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों भी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मैं कहा पुलिस वाले का मामला साफ कर दिया तुमने।
अरे मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया? अरे वो चालान पे मेरा नाम लिखा, मेरा एड्रेस लिखा, मेरा फोन नंबर लिखा है, वो पुलिस वाले मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? ने बोला जी मानो। मैंने कहा ऐसे कैसे मानू? ने बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छटे हुए मिलते हैं। वो पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस अपना सप्ताह मना रही थी, एक की गाड़ी रुकवाई, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। ने गाड़ी रोकी, बोला घबराओ मत, आपने लाल बत्ती भी पार नहीं की है, सीट बेल्ट भी लगा रखी है, स्पीड भी कंट्रोल में है। हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अब आप बताइए सबसे पहले इस 1000 रुपए का क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ में बैठी थी उसकी मां, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा, और जब मकान मालिक एक हफ्ते से चक्कर काट रहा है उसका किराया तेरा बाप देगा? शराब पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा शराब भी रखी है। इतने में पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ये हाल हो गया भाई साहब। अच्छा पुलिस का तो आपको पता है, दिल्ली की पुलिस तो मैं तो देखो पूरे देश में जाता हूं, लेकिन एक ही बात कहता हूं, जितनी अच्छी दिल्ली की पुलिस है उतनी अच्छी पुलिस पूरे देश में कहीं नहीं है। दिल्ली की पुलिस इतनी अच्छी है जितने दे दो उतने ही रख लेती है। हाँ वो मुझे याद है, वो पुलिस वाला एक इंस्पेक्टर पकड़ के लाया किसी को, उसे कूटा, खूब कूटा, मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा, मेरे ऊपर डकैती का इल्जाम लगा दूंगा, मैं तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा। तभी उसका फोन बज गया। हवलदार ने कहा साहब आपके घर से फोन आया। बोला स्पीकर पे डालो। उधर से स्पीकर पे आवाज डाली, उधर से आवाज आई बधाई हो इंस्पेक्टर साहब, आप पिता बन गए हैं। वो चोर कुटते कुटते बोला लगा दो साहब लगा दो, ये इल्जाम भी मेरे पे लगा दो। एक बार मिलके बजाएं जरा, इस उत्सव को महोत्सव में बदल रहे हैं हम सब। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देखो जेब कतरों की बात हमने की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जेब कतरों में देशभक्ति नहीं होती। मैंने देशभक्त जेब कतरे ढूंढ के निकाले और 4 पंक्तियां लिखी, और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तालियां चौथी पंक्ति पर उठे आप सबकी। जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती। और मित्र मैं तो हरियाणा से हूं, हरियाणा की बात बताता हूं कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तो स्थितियां बिल्कुल ऐसी हैं। और हादसे के लिए ज्यादा दूर जाने की 2 पंक्तियों में हादसे निकलता है कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला जी शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। मैं तो भाई एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला, नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं जो आटे को लीटर में बेच दे, वो नहीं। तो मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो 1 साल वो फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गया। तो वही फेल हो जाते हैं जो ज्यादा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं। मोहन जी ने बताया ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। बाकी 4 पंक्तियां सुन लीजिए आप मेरी भी, कि नाम आजकल जब आते हैं कॉलेज में तो क्या हाल होता है कि नाम सिर्फ तेरा जपता हूं और नहीं कुछ काम प्रिय, नाम सिर्फ तेरा जपता हूं और नहीं कुछ काम प्रिय, सूरत तेरी पड़े दिखाई लिया हाथ में जाम प्रिय,
और सारे के नाम सिर्फ तेरा जपता हूं और नहीं कुछ काम प्रिय, सूरत तेरी पड़ी दिखाई लिया हाथ में जाम प्रिय, और सारे जग की सुंदरता भी फीकी फीकी लगती है, सारे जग की सुंदरता भी फीकी फीकी लगती है, धड़कन बनकर धड़क रहा है दिल में तेरा नाम प्रिय, धड़कन बनकर धड़क रहा है दिल में तेरा नाम प्रिय। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये आपका विषय है इसलिए तालियां अपने आप निकल निकल के आ रही हैं कि दिल की बाजी हार गया हूं। आप रोकिए मत, तालियां मन करे तो पूरे उत्सव के साथ बजा दीजिएगा, इस उत्सव को आजादी का अमृत महोत्सव बना दीजिए कि दिल की बाजी हार गया हूं एक नटखट चंचल से मैं, दिल की बाजी हार गया हूं एक नटखट चंचल से मैं, कातिल मस्त अदाएं देखी हुआ दीवाना कल से मैं, और होले से मुस्काकर उसने जब से लव यू कहा मुझे, होले से मुस्काकर उसने जब से लव यू कहा मुझे, सींच रहा दिल का गुलदस्ता प्यार के गंगा जल से मैं, सींच रहा दिल का गुलदस्ता प्यार के गंगा जल से। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके इसी गोत्र की, कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ, और जरा नजदीक तो आओ समूचे तोड़कर बंधन, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। बहुत सी समय की सीमाएं हैं और मुझे लगता है कि अब हमें समेटना चाहिए कार्यक्रम। मैं एक कविता, जी मैं उनको बिल्कुल बुलाता हूँ, एक कविता मैं अपनी अंतिम रचना रखना चाहता हूँ। मैंने एक पत्थर पर कविता लिखी और आप सब जिस जीवंतता के साथ सुन रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छी कविता इस वेंकटेश्वर कॉलेज के लिए मेरे पास नहीं हो सकती। सुनिएगा, एक बार माहौल दीजिएगा, थोड़ा सा आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं एक कविता पढ़ता हूं कि मैं एक पत्थर हूं, मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है, मैं एक पत्थर हूं, मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है, और मेरा नाम लेने पर हर कोई थर थर कांप जाता है। दंगा फसाद हड़ताल में मुझे विशेष इज्जत मिलती है, और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है, और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग करोड़ों खर्च करके आते हैं, और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं, और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं। विश्व का 8वां आश्चर्य जिस पर दुनिया करती है नाज, मेरा ही मार्बल का रूप तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज, तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज। लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या मैं रह गया हूं सिर्फ मजनूओं का खून बहाने को, अरे मुझे इस्तेमाल करो सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को। सुना है जब किसी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उनमें से कुछ नेता तो कुछ मंत्री बन जाते हैं। मानव वैज्ञानिक बनकर मंगल तक भी होकर आया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूं, और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं, और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं। मैं कितनी ही बार किसी शिल्पी के प्रेम के वशीभूत होकर उसकी छेनी हथौड़ी की मार सह जाता हूं, और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूं, और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूं। और कविता की सबसे नाजुक पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को, मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा पल भर में चूर कर सकता हूं, और कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूं, और कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूं। जिस प्रकार घर बनाने वाले खुद बेघर होते हैं, लेकिन उन घरों के नीचे उनका
खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नींव का पत्थर खुद नजर नहीं आता, लेकिन पूरा भवन उसी नींव के पत्थर पर खड़ा होता है। चाहे कितनी ही ढलान हो रवि भाई, चाहे कितनी ही ढलान हो, मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूं और अपनी छाती पर टनों वजन हंसते हंसते सह जाता हूं। इतना करने पर भी मानव न जाने किस हवा में बहता है, और मेरा कलेजा तो तब फटता है जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है, जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है। जब कोई मुझे राह में फेंक दे तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है, लेकिन पत्थर होते हुए मेरा दिल इंसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे वहीं छोड़ बार बार ठोकर खाते हैं। ऐसे इंसान जीवन में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अरे राह में मुझे यूं छोड़ जाने के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जरा सोचो, पत्थरों के बिना नल नील लंका जाने के लिए पुल कैसे बनाते, और बिना पुल बने श्री राम लंका पर विजय की खुशी कैसे मनाते। इसी प्रकार जब कोई अनोखा काम करके दिखाता है तो वो मील का पत्थर कहलाता है, तो वो मील का पत्थर कहलाता है, वो मील का पत्थर कहलाता है। और अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरी कविता लिखी कि जब कोई सड़क बनाने वाला मुझ पर हथौड़ा बजाता है, चोट करता है, जब कोई सड़क बनाने वाला मुझ पर हथौड़ा बजाता है, चोट करता है, मैं तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। अरे खुद टूट जाता हूं लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता। लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा, लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा जब कश्मीर ने भारत के खिलाफ लगाए नारे और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे, और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे। उस वक्त कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपको सौंपता हूं। उस वक्त मैं अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोता हूं, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं।